नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। हमारा टॉपिक होने वाला हिंदी प्रैक्टिस सेट। हिंदी प्रैक्टिस सेट के साथ साथ हमारे उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट भी कराए जा रहे हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो भी प्रैक्टिस सेट है हमारे टॉपिक वाइज है, पहले क्वेश्चन कराया जाता है, उसके बाद पूरा क्वेश्चन डिटेल में बताया जाता है। इसी तरह से आप अपने हिंदी में नंबर काउंट करना, कितने नंबर बनते हैं। सही है, तो शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, धातु के कितने भेद होते हैं। धातु के कितने भेद होते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, याद रखना कि धातु के कितने भेद होते हैं। धातु के दो भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? दो, याद रखना। पहला होता है मौलिक और दूसरा होता है यौगिक। मौलिक क्या होता है और यौगिक क्या होता है, दोनों में अंतर होता है, याद रखना। मौलिक वो होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं। ऐसे शब्द जो स्वतंत्र होते हैं क्या कहलाते हैं? मौलिक कहलाते हैं। अर्थात जो किसी के आ जाने से अपना अस्तित्व ना बदले, उन शब्दों को क्या कहते हैं? मौलिक शब्द कहते हैं। जैसे एक शब्द लिखते हैं हम, यहां लिखा पढ़, तो पढ़ क्या है? एक मौलिक शब्द है। पढ़ के बाद अन्य में जैसे देख, कैसा शब्द है? मौलिक शब्द है। उसके बाद खा, मौलिक शब्द है। पी, तो ये ऐसे शब्द हैं जो मौलिक शब्द हैं। ठीक है, तो मौलिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जो किसी के आने से अपना अस्तित्व ना बदले। यौगिक शब्द, इसकी परिभाषा पूछी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। ऐसे शब्द जो प्रत्यय के योग से बनते हैं। ऐसे शब्द जो प्रत्यय के योग से बनते हैं। ऐसे शब्द जो प्रत्यय के योग से बनते हैं क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब प्रत्यय के योग से कैसे बन जाएंगे? जैसे एक मूल शब्द है, हमने लिखा, शुरू में लिखा था पढ़, अगर हम इसमें ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो पूरा मूल शब्द बनेगा पढ़ना। ठीक है, तो ये योग से बना है। किस योग से बना? तो कहना ना प्रत्यय से बना है। उसके बाद जैसे एक शब्द लिखा था अगला देख, अगर हमने इसमें ना जोड़ दिया तो क्या बना पूरा शब्द? देखना। ठीक है, इसी तरह से पी में ना जोड़ दिया तो पीना। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आए होंगे मौलिक शब्द और यौगिक शब्द। इससे अलग इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले तो ये याद रखना कि इस तरह से पूछे जाते हैं धातु के भेद, उसके बाद मौलिक और यौगिक होते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कौन से स्वतंत्र होते हैं, तो कहना मौलिक स्वतंत्र होते हैं। कौन से प्रत्यय के साथ लगे होते हैं या बने होते हैं, तो यौगिक प्रत्यय के साथ बने होते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये पढ़ दे देंगे, देखना, ठीक है, ये अपना पढ़ना, उसके बाद खा। तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कौन सा मौलिक शब्द है, कौन सा यौगिक शब्द है। तो अगर प्रत्यय के साथ जुड़ा हुआ है तो यौगिक शब्द है, और अपनी मूल अवस्था में तो मौलिक शब्द है। ठीक है, इस तरह से याद रखना। क्वेश्चन जो था हमारा धातु के कितने भेद होते हैं, हमें पता चला दो भेद होते हैं। अगर दो भेद से भी क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा मौलिक और यौगिक है, तो उम्मीद करता हूं अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है ₹1.25 चाहिए में विशेषण बताओ। ₹1.25 चाहिए में विशेषण क्या होगा? विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो बिल्कुल बेसिक है, विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण होते क्या हैं? तो ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है? ₹1.25 में कौन सा विशेषण होगा? अब देखो, जहां कहीं भी मिल जाए आपको, जैसे ₹1.25 लिखा है, या होता आधा रुपया, आधे के बाद होता पौना, उसके बाद होता ₹1.25 जो इसमें लिखा हुआ है, उसके बाद होता ₹1.50, या होता ₹2.50, या होता चौथाई या तिहाई। तो ये शब्द ऐसे हैं जो आपको याद रखना है, सवा, आधा, पौना, 1.5, 2.5, चौथाई, तिहाई। ये अगर शब्द होते हैं, पूछा जाता है इनमें कौन सा विशेषण होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा अपूर्ण, जो होता है अपूर्णांक बोधक, इसमें विशेषण होता है, याद रखना। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं विशेषण से, और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो अभी आया हुआ है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण बताने। ये क्वेश्चन विशेषण से पूछा गया है, सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो याद रखना, सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या है?
सुखी रहना में किस क्रिया का भाव है? सुखी रहना में किस क्रिया का भाव है? तो सुखी रहना में नाम बोधक क्रिया का भाव होगा। ठीक, दोनों क्वेश्चन है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। केवल भीख मांगकर गुजारा नहीं हो सकता में निपात बताना है। केवल भीख मांगकर गुजारा नहीं हो सकता में निपात क्या होगा? ठीक है, निपात से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं करे तो आज यहाँ पर कंप्लीट कर लेना और समाप्त कर लेना, फ्यूचर में कभी कोई क्वेश्चन आएगा गलत नहीं होगा। तो ये याद रखना, निपात होते क्या है, क्या होते हैं निपात। तो कहना ऐसे शब्द जो वाक्य में बल प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करते हैं? बल प्रदान करते हैं, निपात कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एक शब्द लिखा हमने तो, एक शब्द है भी, एक शब्द है ही, उसके बाद सिर्फ, ठीक है, उसके बाद तक, भर, पर, केवल। अगर आपको ये शब्द कहीं मिल जाए तो आप बता देना ये शब्द निपात होते हैं, ये बल देने का कार्य करते हैं। जैसे एक शब्द है मैं पढ़ता हूं, ठीक है, एक तो इस तरह से है और दूसरा लिख देता हूं मैं पढ़ता तो हूं। तो ये जो पढ़ता तो हूं, इस शब्द ने क्या है, वाक्य पर जोर दिया है, तो शब्द क्या हो जाएगा हमारा, निपात हो जाएगा। जबकि साधारण वाक्य है, ये लिखा हुआ मैं पढ़ता हूं, ये साधारण है, मैं पढ़ता तो हूं, तो इस तो शब्द ने क्या किया, पूरे वाक्य पर जोर डाला है। तो वाक्य पर जोर डालने वाले शब्द या बल देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। ठीक है, आपको ये कहीं भी मिल जाए, जैसे तो, भी, ही, सिर्फ, तक, जैसे ऐसा हो जाएगा मैं 2 बजे तक पढ़ता हूं। ठीक है, इस तरह से भर, केवल, ये कहीं भी मिल जाए, ये क्या होते हैं, सब निपात होते हैं। उसके बाद आपको जो याद रखना कि निपात के कितने भेद होते हैं, अगर पूछा जाए तो निपात के 9 भेद होते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना और यहीं पर निपात अपना समाप्त कर लेना। पहला होता है स्वीकार्य बोधक, जब कोई चीज हम स्वीकार करते हैं, जैसे एक शब्द लिख देते हैं हाँ, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं हाँ मैं पढ़ता हूं, तो ये हमारा हाँ निपात हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक शब्द होता है नकारात्मक, नकारात्मक निपात, जैसे एक शब्द है नहीं, मैं नहीं पढ़ता। उसके बाद एक होता है निषेधात्मक, निषेधात्मक में शब्द होता है मत, आगे बाद में पढ़ेंगे। पहले आपको एक चीज याद रखनी है, जब कभी भी हम हिंदी पढ़ते हैं तो जो निगेटिव शब्द होते हैं वो नकारात्मक और निषेधात्मक दोनों होते हैं। जब हम अंग्रेजी में बोल देते हैं निगेटिव, लेकिन जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो आपको ये याद रखना है कि नकारात्मक शब्द अलग होते हैं और निषेधात्मक शब्द अलग होते हैं। नकारात्मक में नहीं का प्रयोग किया जाता है, जबकि निषेधात्मक में क्या होता है, ठीक है, इसमें मत का प्रयोग किया जाता है जो निषेधात्मक होती है। ठीक है, याद रखना। तो ये अलग अलग होते हैं, नकारात्मक और निषेधात्मक। उससे अगला क्या होता है, प्रश्नबोधक, प्रश्नबोधक निपात हो जाएगा। उसके बाद विस्मय हो जाएगा, विस्मय अधिबोधक। अन्य में आ जाएगा आदर बोधक, जो हम आदर करते हैं किसी का। ठीक है, जैसे एक शब्द लिख देते हैं आदर के लिए जी। उसके बाद होगा तुलना, तुलना में शब्द आ जाएगा जैसे सा, हो जाएगा तुम सा नहीं देखा। ठीक है, उसके बाद अवधारणा, अवधारणा बोधक हो जाएगा जैसे ठीक, लगभग। ठीक, उसके बाद हो जाएगा आपका बलदायक। कौन सा निपात हो जाएगा, जो बलदायक होता है, जैसे तो मैं पढ़ता तो हूं। अगला सिर्फ, सिर्फ मैं ही पढ़ता हूं, यह एक शब्द है हमारा केवल, जो हमारे क्वेश्चन में भी पूछा गया है और ये लिखा हुआ था। ठीक है, केवल भीख मांग, केवल भीख मांगकर गुजारा नहीं हो सकता में निपात बताना है, तो हमें पता चल जाएगा कौन सा है, केवल हमारा निपात हो जाएगा। अगर ये भी पूछा जाता, निपात के भाग में पूछा जाता कौन सा है, तो हम बताते बलदायक निपात हो जाएगा। ठीक है, तो निपात के कितने भेद होते हैं, 9 भेद होते हैं, याद रखना। पहला स्वीकार्य बोधक, दूसरा नकारात्मक, तीसरा निषेधात्मक, चौथा प्रश्नबोधक, पांचवा विस्मादि,
छठा आदरबोधक, सातवां तुलनाबोधक, आठवां अवधारणा और 9 बलदायक। ठीक है, उम्मीद करता हूं निपात आपके समझ में आए होंगे। अगर फ्यूचर में क्वेश्चन आए तो आप गलत मत करना, क्योंकि इनके भेद से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या आंसर बना हमारा, केवल बन जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन दिया गया है, भोजन करने की इच्छा के लिए वाक्यांश बताना है। वाक्यांश का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया भोजन करने की इच्छा। देखो, भोजन करने की इच्छा से पहले जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है, लिखा हुआ लिप्सा। तो लिप्सा का अर्थ होता है कोई चीज प्राप्त करने की इच्छा। जब कोई प्राप्त करने की इच्छा होती है तो उसे हम लिप्सा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बुभुक्षा। बुभुक्षा जो होती है ये होती है खाने की इच्छा। ठीक है, अब आप ये मत लगा देना यहाँ बुभुक्षा खाने की इच्छा पूछिए तो ये भोजन करने की इच्छा भी सर यही हो जाएगी। मुमुक्षा क्या होती है, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बचा हमारा, भोजन करने की इच्छा में कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन उसी तरह के ऑप्शन उठा लिए गए थे, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। दो क्वेश्चन दिए गए, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7, जैसे मैं आपसे बताता हूं कि हमारे टोटल क्वेश्चन 25 होते हैं और इन्हें विस्तार पूर्वक बताया जाता है। एक क्वेश्चन मैं हमेशा आपके लिए छोड़ता हूं, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आप ही के लिए छोड़ा गया है। आपको बताना है विजातीय स्वर का चयन करना है। ठीक है, सही आंसर देना है। अगर आप ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, इसका आंसर देना जरूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, मुख सा चांद में अलंकार बताना है। कैसा है चांद, मुख सा चांद में अलंकार बताना है। अलंकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अलंकार होते क्या है हमारे, तो ऐसे शब्द जो आभूषण, सजावट, गहने का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सजावट करना। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जो सजावट की जाती है वो अलंकार कहलाती है। इसके बाद आपको जो याद रखना, अलंकार का संस्थापक किसे कहते हैं, तो अलंकार का संस्थापक होता है आचार्य वामन को अलंकार का संस्थापक बोला गया है। जबकि अलंकार की परिभाषा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, अलंकार की परिभाषा देने वाले पहले व्यक्ति आचार्य दंडी जी थे, जो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। पूछा जाता है किसके दरबार में रहते थे, तो ये पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे आचार्य दंडी। उनकी महत्वपूर्ण रचना आती है 10 कुमार चरित्र। कौन सी रचना, 10 कुमार चरित्र इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, तो अलंकार की परिभाषा देने वाले व्यक्ति आचार्य दंडी, जबकि संस्थापक आचार्य वामन। उसके बाद क्वेश्चन आता है अलंकारवादी कवि किसे कहते हैं, अलंकारवादी कवि। अलंकारवादी कवि बोला जाता है केशवदास को। क्या बोला जाता है, अलंकारवादी कवि या अलंकार का सम्राट या अलंकार का बादशाह। अलंकार का सम्राट, अलंकार का बादशाह, अलंकार का सुल्तान, ये तीनों नाम किसके हैं, केशवदास के हैं। ये पूछा जाए केशवदास किस काल से संबंधित है, तो बताना रीति काल के सबसे बड़े कवि कौन थे, केशवदास थे। और अलंकारों का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था, तो बताना रीति काल में ही अलंकारों का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ठीक है, याद रखना। उसके बाद अब बात कर लेते जो हमारा क्वेश्चन था, मुख सा चांद में अलंकार कौन सा है। आपने सा से पहचान लिया होगा, लेकिन इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मुख सा चांद। ठीक है, देखो जब किसी बड़ी वस्तु को लज्जित किया जाता है, बड़ी वस्तु को छोटी वस्तु के साथ लज्जित किया जाता है, ठीक है, तो वहां पर प्रतीप अलंकार होता है। जैसे हमारा लिखा हुआ है मुख सा चांद, मतलब चांद कैसा है, मुख के जैसा है, तो ये तो चांद की जो है बेइज्जती की गई है। ठीक है, तो इस कारण इसमें कौन सा हो जाएगा, प्रतीप अलंकार। जबकि इसका शुद्ध रूप क्या होता, चांद सा मुख होता। ठीक है, चांद सा मुख होता, ये शुद्ध रूप होता। और जब चांद सा मुख होता तो अलंकार कौन सा हो जाता हमारा, उपमा अलंकार होता है। तो एक चीज और याद रखना, उपमा अलंकार का उल्टा कौन सा होता, तो प्रतीप अलंकार। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उपमा अलंकार का उल्टा तो कहना प्रतीप अलंकार।
सही है, किस अलंकार में बड़ी वस्तु को लज्जित किया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो कहना प्रतीप अलंकार में बड़ी वस्तु को छोटी वस्तु के साथ लज्जित कर दिया जाता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोनों। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा दिया गया है, सबसे प्राचीन बोली किसे कहा जाता है, सबसे प्राचीन बोली किसे बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखना ये जो हमारी ब्रज भाषा है इसे हम काव्य की भाषा भी बोलते हैं, इसे हम अंतर्वेदी भी बोलते हैं, अंतर्वेदी भी बोलते हैं, अन्य नाम भी आते हैं इसके कि जो हमारी खड़ी बोली है ये आपकी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली है ये, कि भारत में सर्वाधिक कौन सी बोली बोली जाती है, तो बताना ब्रज बोली जाती है। ठीक है, जबकि क्वेश्चन क्या है, सबसे प्राचीन है, ये भी हमारी ब्रज हो जाएगी। काव्य की भाषा ये भी ब्रज है, अंतर्वेदी किसे बोला जाता है ये भी ब्रज है। अगला क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, अष्टछाप के कवि, जो अष्टछाप के कवि हैं 8 कवि, इनकी भाषा क्या थी, तो कहना अष्टछाप के कवियों की भाषा भी ब्रज थी। ठीक है, तो याद रखना ब्रज भाषा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पूछे जाए ब्रज भाषा का सर्वाधिक प्रयोग या प्रचार करने वाले व्यक्ति, तो व्यक्ति का नाम आता है सूरदास। ठीक है, ये ब्रज भाषा से क्वेश्चन है, आपको याद रखना ये सबसे प्राचीन कौन सी है, तो कहना ब्रज। सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है, ये भी ब्रज होती है। अब बात कर लेते हैं खड़ी बोली के बारे में, कि खड़ी बोली को क्या क्या बोलते हैं। खड़ी बोली को बोलते हैं हम कोरवी। खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है, कोरवी। कोरवी के बाद इसे हम सरहिंदी भी बोलते हैं। ठीक, अन्य नाम क्या है इसका, परदेसी बोलते हैं। खड़ी बोली को ही परदेसी बोला गया है, खड़ी बोली को ही गवारू बोला गया है, ये इसके नाम है, याद रखना। खड़ी बोली को ही क्या बोला गया है, मानक भाषा बोला गया है। तो ये खड़ी बोली के 5 नाम है, हमारे एग्जाम में 50 बार आए हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन इससे एक्स्ट्रा चीजें जो अब आपको याद रखनी है, अगर ये पूछा जाए कि खड़ी बोली को कोरवी नाम किसने दिया है, तो व्यक्ति का नाम याद रखना, राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कोरवी बोला है। ठीक है, जबकि परदेसी किस व्यक्ति द्वारा बोला गया है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा खड़ी बोली को परदेसी बोला गया है। जबकि गवारू किसके द्वारा बोला गया है, तो एक व्यक्ति है प्रसिद्ध अब्दुल हक। अब्दुल हक नाम व्यक्ति द्वारा खड़ी बोली को क्या बोला गया है, गवारू बोला गया है। तो ये तीनों व्यक्ति याद रखना, राहुल सांकृत्यायन, भारतेंदु हरिश्चंद्र और अब्दुल हक। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं जयपुरी के बारे में। जयपुरी के 2 प्रसिद्ध नाम है, कि जयपुरी को क्या क्या कहते हैं, एक तो हाड़ौती बोलते हैं और दूसरा डूंडाड़ी बोलते हैं। हाड़ौती और डूंडाड़ी किसके नाम है, तो बताना जयपुरी के नाम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अभी हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, किस भाषा को 23वीं की भाषा के रूप में स्वीकार करने की बात चल रही है, तो बताना भोजपुरी को चल रही है। अभी स्वीकार हुई नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर स्वीकार हुई तो कौन सी भाषा बनेगी हमारे संविधान की, 23 भोजपुरी बनेगी। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन याद रखना, हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा, हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार ही है। ठीक है, हिंदी साहित्य का या हिंदी का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा आता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और ये क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता महिला नाम है आशापूर्ण देवी को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आशापूर्ण देवी को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इससे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हमारा हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जान लेते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है, तो याद रखना कितनी धनराशि है, 11 लाख रुपए। ठीक है, कितनी धनराशि है, 11 लाख रुपए। 11 का दुगना कर दोगे 22, तो ये पूछा जाता है कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो कहना ज्ञानपीठ पुरस्कार संविधान की 22 भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन 23वीं भाषा जो हमारे संविधान की भाषा में नहीं है, अंग्रेजी।
ठीक है, अंग्रेजी हमारे संविधान की 22 में नहीं, भाषाओं में नहीं है, तो याद रखना। 23वीं भाषा के रूप में ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में पहली बार एक व्यक्ति को दिया गया है। व्यक्ति का नाम क्या है? तो उनका नाम है अमिताभ घोष। क्या नाम है? अमिताभ घोष व्यक्ति का नाम याद रखना। ठीक है, किसे सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो अमिताभ घोष को दिया गया है। ठीक है, कितनी धनराशि है? 11 लाख रुपए। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 22 भाषाओं में दिया जाता है। इससे अलग की चीजें पूछा जाए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना तो कहना 1961 में, लेकिन पहली बार कब दिया गया था? 1965 में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। बात कर लेते किसे दिया गया था, तो व्यक्ति थे जी शंकर कुरुप। जी शंकर कुरुप वो भारतीय व्यक्ति है जिन्हें सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। पूछा जाए किस भाषा में सर्वप्रथम दिया गया था, तो मलयालम भाषा में दिया गया था। किस भाषा में दिया गया? मलयालम। और पूछा जाए जी शंकर कुरुप की रचना का नाम क्या है, तो रचना है इनकी ओड कुजाल। मलयालम नाम है, याद रखना, ओड कुजाल इनकी रचना का नाम है। सही है, ये याद रखना। उससे अलग जो सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखनी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान कौन करता है, तो भारत सरकार द्वारा सूचना प्रसारण मंत्रालय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करता है। सूचना प्रसारण मंत्रालय की स्थापना कब की गई? 1947 में। और इसका मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बातें हैं, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, याद रखना। एक क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछ लेता हूं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में कि हिंदी की रचना बताओ। हिंदी की रचना, व्यक्ति नहीं बताने के, हिंदी भाषा में कितने व्यक्तियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये बताना कितनी हिंदी की रचनाओं को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ये आपके लिए गिव अवे है। ठीक है, याद रखना। अब बात कर लेते जो क्वेश्चन था कि आशापूर्ण देवी को किस भाषा के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार आशापूर्ण देवी को किस भाषा के लिए दिया गया था? बंगाली भाषा के लिए। क्वेश्चन नंबर आया है 11 और 12, दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखते हैं जो हमारा 11 दिया गया है। प्रेम, घृणा, दूरी, इसके बाद लिख देते हैं डर, उसके बाद लज्जा। ठीक है, प्रेम, घृणा, दूरी, डर, लज्जा, ठीक है, का भाव किस कारक में होता है? प्रेम, घृणा, दूरी, लज्जा का भाव किस में होता है? तो कहना ये होता है अपादान कारक में। कारक एक ऐसे हैं और ये इस तरह से करा दिए गए हैं आपको कि कितने ही क्वेश्चन पूछ ले, कितना ही उल्टा सीधा कारक से क्वेश्चन आ जाए, कितने कारक के अपवाद पूछ ले, आप गलत नहीं कर सकते। अगर कोई चीज सदा के देने के लिए है, जैसे प्रणाम करना, नमस्ते करना, देवी देवताओं को कोई चढ़ाना या किसी को उपहार देना, ये सब किस में आता है? हमारा संप्रदान कारक होता है। ठीक है, ये पूछा जाए किस कारक में साधन का बोध होता है, तो करण कारक में। कोई चीज सदा के लिए दे दी जाएगी तो संप्रदान कारक में। ठीक है, जो शब्द लिखे प्रेम, घृणा, दूरी, डर, लज्जा, ये हमारा अपादान कारक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, उपसर्ग पूछा है। और कौन सा उपसर्ग पूछा है? सु उपसर्ग बताना है कौन सी भाषा का है। उपसर्ग भी करते करते आपकी याद हो गए होंगे कि जैसा क्वेश्चन पूछा सु उपसर्ग किस भाषा का है। सु से अलग होता अगर दु उपसर्ग होता, देखो एक एक शब्द वाले, उसके बाद होता नी, उसके बाद होता सु, नी सु, उसके बाद होता कु, या सिर्फ होता ए। ठीक है, तो ये सब जो हमारे देखो बिल्कुल एक एक के कौन सी भाषा के होंगे बताना, हिंदी में। पूछा जाए आंसर भी हमारा हिंदी हो जाएगा। सु उपसर्ग कौन सी भाषा का? हिंदी का है। हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं तो बताना 13 होते हैं। उर्दू में कितने होते हैं? 19 होते हैं। संस्कृत में कितने होते हैं? सर्वाधिक होते हैं। कितने होते हैं? 22 होते हैं। ठीक है, उर्दू का उपसर्ग महत्वपूर्ण है, याद रखना। उपसर्ग होते क्या है? तो शब्द के पहले लगते हैं, और होते क्या है? शब्द का अंश होते हैं, और हमारे अविकारी शब्द होते हैं, अर्थात लिंग वचन कारक के आधार पर हम इनमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 गया, पुलिस किस भाषा का शब्द है? पुलिस किस भाषा का शब्द है? आप बता सकते हो। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आप इसे आंख बंद करके लगा दोगे कि सर हमारा जो पुलिस है ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, और यही हमारे एग्जाम में सही माना गया है। आप भी ये याद रखें, जैसे फ्रांसीसी भाषा में पुलिस आता है,
उसके बाद देखो खुद क्वेश्चन पूछा जाए अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है, तो कहना फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। उसके बाद संसद, बजट, जो मेन्यू कार्ड होता है, ठीक है, कौन सी भाषा के शब्द हैं ये सब? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। बादाम, ये भी हमारा फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा के शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, जैसे दुनिया, कर्ज, दुनिया, कर्ज, शराब, वकील, मुहावरा, ये सब अरबी भाषा के हैं। ठीक है, तुर्की भाषा के शब्द जो होंगे, ठीक है, जितने भी तुर्की भाषा के शब्द हैं, पहला तो शब्द याद रखना, तुर्की भाषा का जो सबसे महत्वपूर्ण है उर्दू, किस भाषा का है? तुर्की। उसके बाद मुगल, मुगलों के बाद बेगम, बेगम के बाद बीबी, ठीक है, ये सब किस भाषा के हैं? तुर्की भाषा के शब्द हैं। ठीक है, दरोगा भी हो जाएगा, याद रखना, जैसे पुलिस आया, ऐसे अगर दरोगा पूछा जाए तो बताना तुर्की भाषा के। अंग्रेजी के तो आसान होते हैं, पेन, पेंसिल, रबड़, ठीक है, ये सब हमारे अंग्रेजी भाषा के होते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो पर्यावरण शब्द में जो हमारी संधि होगी, संधि कौन सी होगी? यण संधि होगी। ठीक है, और किसका मेल है? ई और आ का मेल है, और ऑप्शन नंबर बी हमारा शुद्ध हो जाएगा। कई बार एग्जाम में आया पर्यावरण, परिधन, आवरण। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? ठीक है, भाववाचक संज्ञा से क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। ठीक है, संज्ञा से तो क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं कि भाववाचक संज्ञा बताइए, या भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो बताना कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से होता है, विशेषण से होता है, सर्वनाम से होता है, और क्रिया से होता है। ठीक है, उसके बाद भाववाचक संज्ञा को और हम क्या कहते हैं? कि भाववाचक संज्ञा को हम अदृश्य संज्ञा कहते हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछा गया भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोनों। अंक का सर्वाधिक उपयुक्त शब्द बताना है। ठीक है, शब्द याद होना जरूरी है। समानार्थी शब्द पूछ लिया कि अंक या पर्यायवाची भी कह सकते हैं, क्या होगा? पहले दिया गया है चिन्ह, लेख, उसके बाद संख्या, गोद, धब्बा, पाप, उसके बाद डी, टोना और निशान। तो कौन सा होगा हमारा अंक का शब्द? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया हमारा, इसमें पूछा चौथा शब्द, चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है। ठीक है, कौन से नंबर का है? जी चौथे नंबर का व्यक्ति है। तो इसमें चौथा क्या है? इसमें चौथा कौन सा विशेषण है? ठीक है, विशेषण से क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना। और विशेषण जो चौथा होगा ये हमारा कौन सा होगा? क्रमवाचक हो जाएगा। कहते हैं ना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो क्या लगाया आपने? क्रम लगाया। ठीक है, क्रम तो इसमें ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो याद रखना जो हमारा संख्यावाचक विशेषण होता है उसका एक भाग होता है क्रमवाचक, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो चौथे में कौन सा हो जाएगा? कहना संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, पंडित का स्त्रीलिंग पूछा है। पंडित का स्त्रीलिंग पूछा है, लिंग से क्वेश्चन है। लिंग की पहचान किस शब्द से होती है? तो कहना लिंग की पहचान हम संज्ञा शब्द से करते हैं। हिंदी में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? 2 होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जबकि पूछा जाए संस्कृत में कितने होते हैं, तो बताना संस्कृत में 3 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक। ठीक है, इसमें पूछा क्या है? पंडित का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो पंडित का स्त्रीलिंग होगा पंडिताइन। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, मैंने आम खा लिया, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। काल से क्वेश्चन है, काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समय। एक टाइम का पता चलता है काल से, जो हम टेंस पढ़ते हैं काल, उसे एक समय का पता चलता है। समय क्या? ये समय जो बीता हुआ है, जो हमारा बीत चुका है भूतकाल, जो चल रहा है वर्तमान काल, और जो आने वाला है भविष्य काल। ठीक है, तो काल क्या होता है? तो कहना काल सर समय होता है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है? मैंने आम खा लिया, इसमें अभी अभी खाया, बिल्कुल निकट की बात है, तो कहना ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आसन्न भूत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 20, संजय बहुत देर से टहल रहा है, में क्रिया बतानी। संजय बहुत देर से टहल रहा में क्या क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया तो होगी नहीं, क्योंकि प्रेरणार्थक क्रिया वो क्रिया होती है जब हम किसी दूसरे से करवाएं, तो ऑप्शन नंबर सी तो हम काट ही देंगे। न संयुक्त क्रिया, क्योंकि संयुक्त क्रिया की कोई बात नहीं की गई है। ठीक है, तो दो तो होने नहीं। अब बात कर लेते हैं, या तो क्रिया अकर्मक है या क्रिया सकर्मक है। ठीक है, तो कौन सी क्रिया होगी? इसमें आपका सकर्मक क्रिया भी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि कोई कर्म नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, संजय बहुत देर से टहल रहा है में कौन सी क्रिया होगी? कहना अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, क्रिया का मूल रूप क्या होता है? तो क्रिया का मूल रूप होता है धातु। ठीक है, याद रखना। वो क्रिया कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो दो होते हैं, एक अकर्मक और एक सकर्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें दिया गया है, ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है? अव्यय से क्वेश्चन पूछा गया है। अव्यय क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, अव्यय क्या होते हैं? हमारे अविकारी शब्द होते हैं, अर्थात लिंग वचन कारक के आधार पर जिनमें कोई बदलाव ना किया जाए, उसे अव्यय कहते हैं। ऐसा लगा मानो बम फटा, ये कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना, ये हो जाएगा हमारा स्वरूप बोधक हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ को लग रहा होगा कि ये संकेतवाचक हो जाएगा, तो संकेतवाचक ये नहीं होगा। संकेतवाचक होता है जब किसी इशारे की बात करते हैं, जैसे सोहन ने मोहन को इशारा किया, इशारा मतलब एक संकेत किया है, तब इशारा होता, तब संकेतवाचक होता। ठीक है, अगर किसी को कारण लग रहा है, ठीक है, कि सर ये कारण हो जाएगा, तो ये कारण भी नहीं होगा। कारण में होता है क्यों शब्द का प्रयोग होता है, कोई कारण पूछा जाता है, जैसे सोहन क्यों भाग गया, तो वो कारण पूछा गया, सोहन क्यों भाग गया, तो वो कारण बोधक हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से याद रखना, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 में दिया गया है, निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि पहचानिए। ठीक है, वर्णमाला से क्वेश्चन है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत में। तो कौन सा शब्द हमारा तालव्य ध्वनि होगी? तो जो हमारा स है, ये क्या है? तालव्य ध्वनि। और स क्या है हमारा? ये हमारा ऊष्म संघर्षी व्यंजन। कितने होते हैं? 4 होते हैं, चारों को याद रखना है। ऊष्म संघर्षी हमारे 4 होते हैं। ठीक है, ये तालव्य पूछा हमारा स, जैसे क्या होता हमारा ये तालव्य हो जाएगा। ठीक है, अगर होता दूसरा वाला स, तो ये हमारा मूर्धा हो जाता। कुछ भी पूछा जा सकता है, दूसरा स भी पूछा जा सकता है, तो ये हमारा मूर्धन्य हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट छोटा वाला स, ये हमारा दंत हो जाता है, और जय हमारा ये क्या हो जाता है? हमारा कंठ हो जाता है। ठीक है, तो उच्चारण के आधार पर याद रखना। इससे अलग जो आपको चीज याद रखनी है कि ये जो हमारा स होता है, इसे हम संस्कृत का स बोलते हैं, और ये जो स हमारा, इसे हम हिंदी का स बोलते हैं। ठीक है, इन्हें याद रखना। उच्चारण स्थान दिया गया है। ठीक है, तालु, मूर्धा, दंत और कंठ जो हमारे ऊष्म संघर्षी व्यंजन। उसके बाद आपको जो याद रखना कि ये जो हमारे चारों हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन, जो हमारे 4 होते हैं, 4 हुए ऊष्म संघर्ष हमारे क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं इस हम है की, कि हमारा है क्या क्या होता है। एक तो ये हमारा स्वर यंत्र होता है, ये हमारा हंस पद होता है, और ये हमारा काकल्य ध्वनि होता है। ठीक है, तो स्वर यंत्र, हंस पद और काकल्य ध्वनि कौन होता है होता है। ठीक है, याद रखना। अघोष सघोष के आधार पर जो हमारा है होता है, ये क्या होता है? ये हमारा सघोष होता है। ठीक है, जबकि जितने भी हमारे स वाले शब्द हैं, सब जो हमारे दिए गए हैं,
स वाले शब्द जो है हमारे, ये तीनों, ये हमारे अघोष होते हैं। ठीक है, तो इनका ऑपरेशन कर दिया हमने ऊष्म संकर्षी व्यंजन का। ये क्वेश्चन बनते हैं, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो याद रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा आंसर क्या हुआ? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसमें दिया गया है योग शब्द दिया गया है और इसकी मूल अवस्था। अच्छा, योग मूल अवस्था है तो कौन सी अवस्था बतानी है? उत्तम अवस्था बतानी है। ठीक है, कौन सी अवस्था बतानी है? उत्तम अवस्था बतानी है। एक चीज हमेशा के लिए याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है विशेषण में अवस्था, तो विशेषण में 3 अवस्थाएं होती है। पहली होती है मूल अवस्था, दूसरी होती है उत्तर अवस्था और तीसरी होती है उत्तम अवस्था। उत्तम मतलब सर्वोत्तम। ठीक है, मूल अवस्था में अपना शब्द मूल अवस्था में होता है, जैसे योग, और यहाँ पे लिखा होगा कि योग मूल अवस्था है, बिल्कुल सही है। इसकी उत्तर जो अवस्था बनेगी वो बन जाएगी आपकी तर शब्द लगा देने से। ठीक है, कि उत्तर कौन सी बनेगी? तर से, जैसे योग्यतर हो जाएगी। ठीक है, जबकि उत्तम अवस्था क्या बनेगी? ये हो जाएगा योग्यतम लगा देने से। तो आपको याद रखना कि तम लगा देने से, तम लगा देने से उत्तम अवस्था बनती है, जबकि तर लगा देने से उत्तर अवस्था लगती है। ठीक है, तर और तम का खेल है, याद रखना। अगर पूछा जाए उत्तर अवस्था तो तर के साथ जाना, और पूछा जाए उत्तम अवस्था तो तम के साथ जाना, काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 और 25। क्वेश्चन नंबर 24-25 देखते हैं। किस क्रम में सूत और सुत शब्द का सही अर्थ है? सूत और सुत का सही अर्थ क्या होगा? तो जो हमारा सूत होता है, ये होता हमारा सारथी, और सूत होता हमारा पुत्र। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 बिल्कुल बेसिक, क्या दिया गया है? कौन सा शब्द अरबी, फारसी या अंग्रेजी मूल का नहीं है? ठीक है, कौन सा शब्द है जो ना अरबी, ना फारसी, ना अंग्रेजी है? तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा दिया गया है जल, ये हमारा ना अरबी, ना फारसी, ना अंग्रेजी, तो ये कौन सी भाषा का है? तो ये हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते एक जोरदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।